बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज हम लोग सेट 4 सेल को सॉल्व करेंगे जैक बोर्ड सेकंड टर्म का। और जिसने जो भी चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपके दोस्त को भी देखे और उसको भी कुछ इन्फ्लुएंस और कुछ मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 4 में पहला ग्रुप हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ग्रुप जो होता है 1 मार्क्स का होता है। तो 1 मार्क्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि एलिजा टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द डिजीजेज। मीन्स एलिजा टेस्ट जो होता है वो किस डिजीजेज के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि हर सेट में यहाँ से रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो एलिजा है, ठीक है, ये कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। 2 सेट में तो इसका फुल फॉर्म पूछा था और अभी इससे पूछ रहा है कि किस बीमारी के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट करते हैं। जनरली एलिजा टेस्ट जो होता है वो वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़ के लिए होता है, जैसे HIV, HCV। आप सिंपली लिख सकते हैं। फिर पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। जो इकोलॉजी है वो भारत का कौन है, उसके फादर कहलाते हैं। रामदेव मिश्रा इज़ द फादर, ठीक है। फिर हमसे पूछता है कि BOD का फुल फॉर्म बताइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट पूछता है द प्रूफ ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द डाउट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द विच गैस। जब हम लोग क्या करते हैं, आटा को गूंथ के छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब उस पर कौन सा गैस प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच इशू। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये जनरली ओजोन गैस डिप्लीशंस के लिए यूज होता है, ठीक है, लिख दिए। इससे रिलेटेड अभी आपको इस सेट में पूरा क्वेश्चन मिलेगा, मॉन्ट्रियल रिलेटेड ओजोन डिप्लीशंस, इससे बहुत सारा अभी सेट में हमको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर पूछता है कि टेक्निक विच इज़ यूज टू सिंथेसाइज द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन इज नॉन एज। जो मल्टीपल कॉपी जीन होता है उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, ये जनरली PCR टेक्निक यूज़ होता है पॉलीमर चेन रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन ऑफ द स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज रिमेन्स अनएफेक्टेड। वो बताइए वो कौन सा इंटरेक्शंस है जिसमें एक स्पीसीज को घाटा होता है और दूसरा को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ये होता है एमेंसलिज्म। इससे रिलेटेड अब हमने टॉपिक बनाया है, इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट बना दिया है। अब फ्लो चार्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट में क्या क्या है। पहला है कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिटेड होता है, अदर इज हार्म, ये स्लैश है। और प्लस माने कि बेनिफिटेड होता है, न्यूट्रल मतलब कोई भी उसको ना घाटा होता है ना फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरा एमेंसलिज्म जिसमें क्या होता है, घाटा होता है और एक तो कोई फ़ायदा नहीं होता, जो अभी हम लोग को क्वेश्चन पूछा था। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा एक को घाटा होता है। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को फ़ायदा एक घाटा होता है। ये हम साइड में लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ग्रुप बी चलते हैं। ग्रुप बी में पूछता है कि नेम द 3 मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। 3 मेन सोर्स बताइए जो बायो फर्टिलाइजर्स हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये 3 मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट पूछता है कि नेम एनी 3 लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम बताइए। नॉस्टॉक, एनावेना और एजो बैक्टीरिया होते हैं 3। सिंपल क्वेश्चन पूछा था। फिर हमसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा व्हेन द मेराइन फिश विल बी प्लेस्ड इन द एक्वेरियम कंटेनिंग द फ्रेश वाटर एंड वाई। जब कोई हम समुद्री मछली को अगर एक्वेरियम में डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि आंसर क्या होगा, अगर हम इफ़ द मेराइन फिश इज प्लेस्ड इन द फ्रेश वाटर वुड बी नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, फिश आर एडेप्टेड इन सी वाटर, ठीक है। ये आप डाल सकते हैं कि एडेप्टेशंस यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्ड यूज करना ही होगा, एडेप्टेशंस। क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म फिश क्या हो रहे हैं, वो समुद्र में रहने के लिए अपने आप को एडॉप्ट कर चुके हैं, वो इन्वायरमेंट में ढाल चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे फिश एडप्टेड टू द सी वाटर एंड द फिश बॉडी आर हाइपरटोनिक, वो उसके लिए हाइपरटोनिक हो चुका है। और जो वाटर जो एक्वेरियम में है वो हाइपरटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेशन, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है। एक और क्वेश्चन हमसे वैल्यू बेस्ड पूछा है कि देख सकते हैं कि क्या पूछा है कि as we know the bigger organism like Drosophila bigger organism like dinosaurs get extinct, but the various mammals ranging from the Antarctica like the regions to the regions of the desert like a Sahara continue to survive till the date. What may be the reasons behind the success of the mammals? पूछ रहा है कि हम जानते हैं कि बिगर ऑर्गेनिज्म जो ड्रोसोफिला होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, इस पर यहाँ नहीं पाए जाते, लेकिन बहुत सारे मैमल्स जो कि एकदम ठंडा जगह में रहते हैं
और कुछ गर्म जगह में जैसे सहारा डेजर्ट में रहते हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो अभी बोले ना कि एडाप्टेशन इसका मेन कारण होगा, तो यहाँ वही लिखा हुआ है, द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द मैमल्स इज ड्यू टू द एडाप्टेशन। वो क्या हो सकता है कि जो डेजर्ट में रहता है वो अपने आप बॉडी को डेजर्ट के एक्सट्रीम हीट के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, जो ठंडा रहता है वो ठंडा के अनुकूल अपने बॉडी को भी ढाल लेता है, ठीक है। तो वही एडाप्टेशन लिखा है, बिकॉज दे आर एडप्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को वो ढाल चुका है। तो सिंपल आपसे क्या करे, क्वेश्चन को घुमा रहा था, ऊपर वाला भी एडेप्टेशन से, नीचे वाला भी एडेप्टेशन से, मतलब ये सेट में सारा क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड ही पूछा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि वाई crystals of the Bt toxic produced by some bacteria do not kill the bacterial himself। बोलता है कि जब हम लोग बीटी कॉटन यूज करते हैं तो बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, और उसके अलावा अलग चीज़ क्यों मर जाते हैं? क्योंकि द टॉक्सिक इज इनएक्टिव फ्रॉम कोल्ड प्रोएक्टिन्स। जो टॉक्सिक्स होते हैं वो प्रोएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आते हैं वो बॉडी में इंटर जाके इंसेक्ट को मार देते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। कि फिर पूछता है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? राइट द नेम ऑफ द 2 ग्रीक ग्रीन हाउस इफेक्ट। 2 ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम बताइए। तो ग्रीन हाउस की इफेक्ट क्या है कि द प्रोसेस ऑफ द थर्मल रेडिएशंस फ्रॉम द प्लैनेटरी सरफेस इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर ग्रीन गैसेस। मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि आप देख सकते हैं, ये आपका सन है, सॉरी ये आपका अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ से सन है, सन अपना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यहाँ देता है, बहुत सारे रेडिएशंस दे रहा है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वही आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या होता है कि थर्मल रेडिएशंस, ये क्या है? एक थर्मल रेडिएशंस है। ये क्या करता है? प्लैनेट में सरफेस में आता है और जो होते हैं सरफेस वो एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और यहाँ पे 2 गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन्स होते हैं। कि हाउ द प्लाज्मिड्स इज हेल्पफुल इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन द बैक्टीरिया। तो बताइए कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में किस तरह मदद करते हैं? वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरियम कैन बी रेसिस्ट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, ताकि वो क्या हो सके, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के रेसिस्ट कर सके। एंड पिकअप द सिंगल प्लाज्मिड ले लेंगे, उसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। मतलब हम सीधा सीधी कर सकते हैं कि अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स लेते हैं प्लाज्मिड्स में, तो क्या होता है, हमारा जो डिजायर जीन है, जो जीन हम बनाना चाहते हैं वो जीन हमको एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस करने में बहुत सारा खर्चा लगता है या बहुत सारा टेक्निक लंबा प्रोसेस होता है। अगर वो हम डिजायर या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ना यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कभी गलत बन जाए या मिसमैच हो जाए तो क्या हो सकता है, बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन यूज़ करते हैं। अब है सेक्शन सी कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, ये ऑर्गेनिज्म को क्यों प्रोड्यूस करना ज़रूरी है और इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है कि वन ऑफ द कैरीज फॉरेन जीन्स दैट इज हैज बीन डिलिबरेटली इंसर्टेड इनटू द जीनोम। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसा एनिमल्स है जिसके मदद से हम उसके जीन्स को निकाल के एक नया ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, उससे वो क्या होगा, डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो जर्सी गाय होती है वो क्या गया है, बायोटेक्नोलॉजी या ट्रांसफरिक जीन से बनाया गया, ट्रांसजेनिक जीन से, ताकि वो क्या सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क दे सके। वही यहाँ से एग्जाम्पल है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको यील्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इससे क्या बेनिफिट होगा, हम इसे रिसर्च पर्पस में यूज़ करते हैं। और ट्रांसफ़र द यूजफुल इनटू द नन प्लांट, जो नन प्लांट होगा उससे हमको हटा के या नया प्लांट में डाल सकते हैं। और हम लोग डिजीजेज फ्री ऑर्गेनिज्म को भी प्रोड्यूस करते हैं कि कोई बीमारी पौधा ना हो, हमारा जो भी डिजायर ऑर्गेनिज्म मिले उसमें कोई बीमारी ना हो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए नेटेलिटी एंड मोटेलिटी। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट और मोटेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट पॉपुलेशंस पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर जगह में कितने आदमी एक समय के लिए कितना जन्म लेते हैं, वही इसका नेटेलिटी है। वही बोलता है कितना ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर जगह में मरते हैं, पार्टिकुलर एरिया में, उसको डेथ रेट या मोटेलिटी बोलते हैं। फिर पूछता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगा, लॉगिस्टिक ग्रोथ क्या होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, जे शेप होता है, और लॉगिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। सिंपल लिख सकते हैं, या अब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, dN/dt = Rn, और इसमें भी लिख सकते हैं अलग से।
हाइबरनेशन और एस्टिवेशन पूछता है। हाइबरनेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन इज नॉन एज विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज नॉन एज समर स्लीप। मतलब क्या होते हैं कि समर स्लीप मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म समर के दिन में या विंटर के दिन में अपना बॉडी या कोई भी एक्टिविटी ना करते हैं, नहीं करते हैं, उसको एस्टिवेशंस या हम लोग हाइबरनेशंस बोल सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के समय में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना काम नहीं करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कहीं जाके ब्रीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछता है कि एक्टोथर्मल और इंडोथर्मल बताइए। एक्टोथर्मल मतलब एक्टोथर्म क्या बोलता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब वैसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के बदलने से अपने आप को बदल सके, जैसे मछली होगा, एम्फीबियंस होते हैं। और इंडोथर्मिक होता है वार्म ब्लडेड, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर को नहीं बदल सकते, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं। इसलिए क्या होता है, सेरेबियन बर्ड्स ठंडा के दिनों में वहाँ से उड़ के दूसरा जगह जाते हैं। फिर बोलता है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन मतलब नया ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में आना, और इमाइग्रेशन क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को छोड़ के जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज ओजोन होल क्या होता है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फॉर्मेशन, क्या कारण है। कनेक्शन बताइए कि मैटरनल प्रोटोकॉल अभी बताए थे ना कि शुरू में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स एंड ओजोन होल में क्या होता है कि ओजोन होल क्या है कि एरिया है, ओजोन लेयर का परत होता है जो कंटिन्यूअसली दिन प्रतिदिन हम हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से वो होल बनते जा रहा है। तो वही लिखा है, एरिया ऑफ दी वेयर अमाउंट ऑफ ओजोन इज रिड्यूस, घटते जा रहा है, सो दैट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन डायरेक्टली पास हो जाएगा अर्थ पे, जिसके वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। और इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करना, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं, यही इसका मेन कारण है। फिर हमसे बोलता है, यहाँ पे हम लिखे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, जिसके वजह से ग्लोबल एग्रीमेंट होने लगता है टू प्रोड्यूस द अर्थ ओजोन लेयर फेजेज आउट एंड द केमिकल डिप्लीशंस होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पूछता है एयर पॉल्यूशन क्या है, कारण क्या है, और इसको बचा कैसे सकते हैं। क्या हो सकता है, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एयर का प्रॉब्लम होने लगे, उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या हो सकता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, या लंग्स कैंसर हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, चिमनी फिल्टर जो चिमनीज होंगे उसमें हम क्या करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे, रिसाइकल और रीयूज़ करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, और प्लास्टिक बैग्स का नहीं यूज़ करेंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग था। तो डार्वन्स यूनिट किसके लिए होता है, हम लोग इसको कंट्रोल तो इमल्स द ओजोन डिप्लेशंस के बारे में मेजर कर सकते हैं। CO2 एंड H2O क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। मॉल्टस प्रोटोकॉल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द थिक लेयर्स के लिए। UVB क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस होता है। ओजोन होल क्या होता है, थिकनिंग ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर का थिकनिंग कम होते जाना, ठीक है। यहाँ पे हमने बायोलॉजी का सेट 4 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग सेट 5 केमिस्ट्री और बायोलॉजी में।